हेलो। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन फ्रॉम ए पैनक्रियाटिक बीटा सेल एंड सेकंड पॉइंट है हमारा आज का द इंसुलिन रिसेप्टर एंड सिग्नलिंग ऑफ इंसुलिन। इन फर्स्ट पॉइंट, द पैनक्रियाटिक बीटा सेल इन ए रेस्टिंग स्टेट मीन्स फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज हाइपरपोलराइज्ड। मीन्स रेस्टिंग स्टेट में जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल होती हैं वो हाइपरपोलराइज्ड कंडीशन में होती हैं। सेकेंड पॉइंट, एलिवेटेड प्लाज्मा ग्लूकोज एंटर्स द सेल वाया ग्लूट्स। जब हम कुछ खाते हैं तो प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो जो ग्लूकोज इंक्रीज होता है वो सेल्स में एंटर करता है, मींस बीटा सेल्स में, थ्रू द ग्लूट। ग्लूट क्या होता है? ट्रांसपोर्टर होते हैं। ह्यूमंस में ग्लूट 1 के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, the resulting enhanced glucose metabolism elevates the cellular ATP, which reduces the potassium conductance through the ATP sensitive potassium channel. The decreased potassium conductance results in local membrane depolarization and activation of calcium and sodium channels. The increased calcium concentration stimulates the exocytosis of stored insulin. Means क्या होता है कि जब ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर आता है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है जिससे कि एटीपी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है या सेलुलर एटीपी बढ़ता है। इससे क्या होगा कि पोटेशियम का कंडक्टेंस कम हो जाएगा। किसके थ्रू? एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल से। और जो ये पोटेशियम का कंडक्टेंस कम होगा इससे क्या होगा कि कैल्शियम और सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और इनसाइड द सेल कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। ये जो इंक्रीज कैल्शियम है ये क्या करेगा? इंसुलिन जो स्टोर्ड है वेसिकल्स में उसका एक्जोसाइटोसिस करवाएगा। अब हम उसी को डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो ये हमारा ग्लूकोज है। जब हम कुछ खाते हैं तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। अब ये ग्लूकोज जो है वो ग्लूट के थ्रू बीटा सेल में अंदर आएगा, जहां पे ग्लूकोकाइनेस के थ्रू इसका G6P मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होगा और फर्दर इसका मेटाबॉलिज्म होगा जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी, और एटीपी का प्रोडक्शन होगा। मींस ग्लूकोज से एटीपी का प्रोडक्शन होगा। जब ये एटीपी का प्रोडक्शन होगा तो क्या करेगा ये एटीपी? ये पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करेगा। मींस ये कौन से पोटेशियम चैनल है? एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। अब ये जो एटीपी है ये इस चैनल को इनहिबिट करेगा, जिससे क्या होगा कि पोटेशियम का कंडक्टेंस कम हो जाएगा। मींस पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा। अब पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा तो इससे ट्रांजिएंट डीपोलराइजेशन होगा, और ये जो डीपोलराइजेशन है ये सोडियम चैनल को और कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगा। जो कैल्शियम चैनल होंगे वो स्पेसिफिकली टी और एल टाइप के कैल्शियम चैनल्स हैं। अब जब ये कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम बाहर से अंदर आएगा, जिससे इनसाइड सेल क्या होगा? कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो कैल्शियम है यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो इंसुलिन वेसिकल्स में स्टोर्ड है उसको यहाँ मेम्ब्रेन के पास ले आएगा और उसका सेक्रेशन करवाएगा, जिससे क्या होगा? प्लाज्मा में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब अदर चीजें हम देखेंगे इसमें। ये एसिटाइल कोलिन है जो कि M3 रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, जो कि है मस्कैरिनिक 3 रिसेप्टर, जो है GPCR मींस GQ मैकेनिज्म से वर्क करता है और ये स्टोर्ड कैल्शियम को रिलीज करवाता है, जिससे इनसाइड द सेल कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और ये इंसुलिन के सेक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है। Another mechanism is related to the increase in the concentration of protein kinase C, which also stimulate the secretion of the insulin from the vesicles to the plasma. नेक्स्ट इज इनक्रेटिन्स। अब बात करें अगर हम इनक्रेटिन्स का, तो इनक्रेटिन्स जो होते हैं वो गट हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को आफ्टर ईटिंग। मतलब जब हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद ग्लूकोज को रेगुलेट कौन करता है? इनक्रेटिन। बेसिकली दो टाइप के इनक्रेटिन होते हैं। फर्स्ट वन होता है GLP-1 जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, और सेकेंड है GIP मीन्स ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, ये क्या करते हैं? साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू ये पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करते हैं। ओके, अब इधर हम देखेंगे तो ये सोमैटोस्टैटिन का है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? इंसुलिन के रिलीज को कम करता है। तो वो किसके थ्रू वर्क करता है? SST2 SST3 सोमैटोस्टैटिन
T2 रिसेप्टर एंड T3 रिसेप्टर। ये जो सोमेटोस्टेटिन का रिसेप्टर है ये GPCR होता है और GI मैकेनिज्म से वर्क करता है। ये क्या करेगा, कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करेगा, एक्सोसाइटोसिस को इनहिबिट करेगा, एडिनाइलिन साइक्लेज को कम करेगा जिससे साइक्लिक एएमपी का लेवल कम हो जाएगा और बीटा सेल को रिपोलराइजेशन स्टेट में वापस ले आएगा। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है कि कैसे इंसुलिन रिलीज होता है। ओके, जब ग्लूकोज आता है तो इंसुलिन का लेवल प्लाज्मा में कैसे इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं कि ये जो इंसुलिन प्लाज्मा में आया इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे एक्टिव होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसको हम देखेंगे अपने सेकंड पॉइंट में, जो कि है हमारा इंसुलिन रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंसुलिन रिसेप्टर जो होते हैं, तो इंसुलिन एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट वाया ए रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो जो इंसुलिन है वो अपना इफेक्ट रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू देता है। सेकेंड पॉइंट, शेयर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलैरिटी विद द IGF-1 रिसेप्टर। मींस ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है ये IGF-1 रिसेप्टर के साथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलैरिटीज रखता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन ग्लूकोज अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म। मींस ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है इसका मेजरली रोल किस में होता है, ग्लूकोज के अपटेक में और उसका मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट पॉइंट, उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट डाइमर्स। मींस दो अल्फा सब यूनिट होते हैं, दो बीटा सब यूनिट होते हैं, एनकोडेड बाय अ सिंगल जीन, जो कि एक सिंगल जीन से एनकोड होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म ए ट्रांसमेम्ब्रेन हेट्रोटेट्रामर ग्लाइकोप्रोटीन। ये बेसिकली हेट्रोटेट्रामर बनाते हैं। टेट्रामर मतलब फोर, टू अल्फा टू बीटा मिलके फोर, तो हेट्रोटेट्रामर। टू एक्स्ट्रा सेलुलर अल्फा सब यूनिट एंड टू मेम्ब्रेन स्पैनिंग बीटा सब यूनिट। बेसिकली यही इसकी स्ट्रक्चर होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर के। और ये जो अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू, डाई सल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू। मींस डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जो अल्फा सब यूनिट होता है और बीटा सब यूनिट होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, अब ये रहा हमारा इंसुलिन का रिसेप्टर। अदर सिग्नलिंग को मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताता जाऊंगा और उसको बाद में हम समरी के रूप में देखेंगे कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंसुलिन रिसेप्टर कैसे है। तो इसमें इंसुलिन रिसेप्टर में हमने बोला कि दो अल्फा सब यूनिट होता है और दो बीटा सब यूनिट होता है। तो ये रहा हमारा अल्फा सब यूनिट 1, ये 2, और ये रहा हमारा बीटा सब यूनिट 1 2। मीन्स दो बीटा सब यूनिट, दो अल्फा सब यूनिट, और ये रहा हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसके थ्रू अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट पॉइंट में है अल्फा सब यूनिट इनहिबिट द बीटा सब यूनिट टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। मींस जो अल्फा सब यूनिट होता है वो बीटा सब यूनिट की टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। बट क्या होता है जब इंसुलिन बाइंड करता है तो बीटा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाता है जिससे क्या होता है, ट्रांसफास्फोराइलेशन होता है बिटवीन द बीटा सब यूनिट। मींस जो बीटा सब यूनिट होता है उसके एक सब यूनिट का फास्फोराइलेशन होता है। कहाँ पे फास्फोराइलेशन होगा, टायरोसिन रेजिड्यू पे, जिसको बोलते हैं ट्रांसफास्फोराइलेशन, मींस ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑटोफॉस्फोराइलेशन फ्रॉम जक्स्टा मेम्ब्रेन टू टेल। मींस जो बीटा सब यूनिट है उसका वेरियस पोजीशंस पे, वेरियस साइड पे, वेरियस रेजिड्यूज पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा। कहां से, जक्स्टा मेम्ब्रेन से टेल साइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिवेटेड रिसेप्टर फास्फोराइलेट्स IRS प्रोटीन, दैट इज इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। एंड नेक्स्ट वन इज SHC प्रोटीन। ये जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर है ये इन दो सबस्ट्रेट को फॉस्फोराइलेट करेगा और ये जो सबस्ट्रेट है ये अदर इफेक्टर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और फर्दर डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग को स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं, ये जो इंसुलिन है वो रिसेप्टर पे बाइंड किया। जब इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो इसमें जो बीटा सब यूनिट है उसके टायरोसिन रेसिड्यू पे फास्फोराइलेशन होगा। अब जब ये फास्फोराइलेशन होगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब एक्टिवेट होगा रिसेप्टर तो फिर क्या होगा, ये IRS प्रोटीन गैप 1 और SHC को फास्फोराइलेट करेगा। SHC और गैप 1 फर्दर क्या होगा, मैप काइनेज के एक्टिवेट करेंगे जिससे सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड सर्वाइवल होगा। IRS प्रोटीन के बारे में हम अभी आगे देखेंगे। जो PI3 के है वो बाइंड करेगा IRS के थ्रू और बिकम्स एक्टिवेटेड, मींस वो एक्टिवेट हो जाएगा, PI3 के एक्टिवेट हो जाएगा, जो कन्वर्ट करेगा किसको, PIP2 को PIP3 में। PIP3 क्या करेगा, वो रिक्रूट करेगा किसको, AKT या प्रोटीन काइनेज बी को। स्पेशली बात करें तो AKT2 को। सेकेंड है प्रोटीन काइनेज सी को, इसके दो आइसोफॉर्म बेसिकली, प्रोटीन काइनेज सी जीटा एंड प्रोटीन काइनेज सी लैम्डा टाउ एंड एमटॉर को।
अब बात करें अगर हम AKT की, तो AKT2 इज क्रिटिकल इन ग्लूकोज अपटेक इन द मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज। एंड सेकंड पॉइंट है इनहिबिटिंग द हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, मींस ये हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। अब बात करें ये जो AKT है, प्रोटीन काइनेस बी और प्रोटीन काइनेस सी है, ये एक्टिवेट करते हैं कुछ प्रोटीन्स को, जो कि प्रमोट करता है किसको, GLUT4 के ट्रांसलोकेशन को। कहाँ पे ट्रांसलोकेशन, मेम्ब्रेन पे। तो ट्रांसलोकेशन जो होता है वो इन्वॉल्व, उसमें क्या क्या होता है, जो ट्रांसलोकेशन होता है GLUT4 का, उसमें एक्टिन रीमॉडलिंग होती है, वेसिकल ट्रैफिकिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, और कुछ स्मॉल जी प्रोटीन्स होते हैं जैसे रैक एंड TC10। अब हम आगे देखते हैं। तो जब इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट होगा, फिर आईआरएस प्रोटीन क्या करेगा, PI3K को एक्टिवेट करेगा, जिसको प्रोटीन काइनेस 3 है। ये प्रोटीन काइनेस 3 इन्वॉल्व होता है सेल ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में, सर्वाइवल में, प्रोटीन सिंथेसिस में, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में। नेक्स्ट अब हम बात करें कि ये जो PI3K है, ये PIP3 से प्रोटीन काइनेस बी जो कि AKT है और प्रोटीन काइनेस सी को बनाएगा, जिससे क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन होगा GLUT4 का। अब अगर हम यहाँ बात करें, ये है कैवियोला पुल, जहाँ पे कैव APS और CBL का फास्फोराइलेशन होगा, जिससे TC10 बनेगा। TC10 क्या है, स्मॉल जी प्रोटीन, अभी जो हमने पीछे बात की। ये क्या होगा, एक्टिन रीमॉडलिंग में इन्वॉल्व होगा TC10, और ये ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होगा किसके, GLUT4 के। अब बात करते हैं हम कि ये GLUT4 क्या है। GLUT4 क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है। इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, GLUT4 ट्रांसपोर्टर आर प्राइमरीली लोकेटेड इन द इंट्रासेलुलर वेसिकल्स। ये इंट्रासेलुलर वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं। जब इंसुलिन रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है तो GLUT4 इज रैपिडली ट्रांसलोकेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रैपिडली, बहुत जल्दी से ट्रांसलोकेट होते हैं। अब क्या होता है, जो इंसुलिन इनहिबिट्स एंडोसाइटोसिस ऑफ GLUT4, प्रोलॉन्गिंग इट्स प्रेजेंस ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इंसुलिन होता है वो GLUT4 के एंडोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ज्यादा टाइम के लिए रखता है, जिससे क्या होता है, ये जो GLUT4 होता है इसका काम क्या है, GLUT4 facilitates the inward diffusion of glucose along the concentration gradient। मींस जो GLUT4 होता है वो ग्लूकोज के इनवर्ड डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करता है। ये जो इनवर्ड डिफ्यूजन होता है ग्लूकोज का, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीडिएटेड होता है। मींस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ओके। और जब हम कुछ खाते हैं तो प्लाज्मा में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वो सेल्स में एंटर करता है। नेक्स्ट, इनसाइड द सेल ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज उसको क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करें हेक्सोकाइनेज 2 की, जो कि कोलोकलाइज होता है with the GLUT4 in the skeletal muscle, cardiac muscles and adipose tissues and phosphorylates the glucose। उसके बाद जब ग्लूकोज अंदर आता है तो उसका मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है। अब इसको हम देखेंगे। ये हमारा GLUT4 है जो कि इंट्रासेलुलर वेसिकल्स में है। अब ये प्रोटीन काइनेस बी, प्रोटीन काइनेस सी, TC10, ये इसके ट्रांसलोकेशन करेंगे कहाँ पे, मेम्ब्रेन पे। जब ये मेम्ब्रेन पे आ जाएगा GLUT4, तो ग्लूकोज का क्या करेगा, इनवर्ड डिफ्यूजन करेगा। मींस एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर ग्लूकोज आएगा, जहाँ पे हेक्सोकाइनेज के थ्रू ये G6P में कन्वर्ट होगा और फिर इसका मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली रहा पाथवे ऑफ इंसुलिन सिग्नलिंग। अब हम इसको एक साथ देखते हैं एज ए समरी फॉर्म में। तो फर्स्ट क्या है, जो इंसुलिन रिसेप्टर होता है उसमें दो अल्फा सब यूनिट होते हैं, दो बीटा सब यूनिट होते हैं। ये रहा हमारा अल्फा सब यूनिट, ये रहा हमारा बीटा सब यूनिट। ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। अब जब इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेटेड रिसेप्टर क्या करेगा, SHC गैप 1 के थ्रू मैप काइनेज पाथवे को एक्टिवेट करेगा, जिससे ये पार्टिसिपेट करेगा सेल ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में और सर्वाइवल में। नेक्स्ट है IRS प्रोटीन्स के थ्रू ये प्रोटीन काइनेज PI3K को एक्टिवेट करेगा, जो कि है हमारा PI3 काइनेज को। ये PI3 काइनेज क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, सर्वाइवल में इन्वॉल्व होगा। जो PI3K है ये PIP3 से प्रोटीन काइनेज बी और प्रोटीन काइनेज सी को बनाएगा।
ये प्रोटीन काइनेज बी और प्रोटीन काइनेज सी जो है वो ग्लूट के ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ बात करेंगे कैवियोला पूल की, तो यहाँ पे एपीएस है, कैब है और सीबीएल है। इसका फास्फोराइलेशन होगा जिससे टीसी10 बनेगा। ये टीसी10 क्या होता है, स्मॉल जी प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक्टिन रीमॉडलिंग में, और ये टीसी10 प्रोटीन काइनेज बी प्रोटीन काइनेज सी ये तीनों ग्लूट का ट्रांसलोकेशन करते हैं मेम्ब्रेन पे। अब जब GLUT4 आ जाएगा मेम्ब्रेन पे तो जो ग्लूकोज है बाहर उसकी एंट्री होगी सेल में, फिर ग्लूकोज का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिक पाथवेज स्टार्ट होंगे जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो ये ओवरऑल आज का हमारा टॉपिक था जो कि है pathway of insulin signaling and secretion of insulin from the pancreatic beta cell, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप अपने क्वेरी को, डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को, क्वेरी को, कमेंट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।